पिताजी, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकती हूँ? आवाज इतनी धीमी थी कि रेस्तरां की शानदार सरसराहट, बर्तनों के टकराने की मधुर ध्वनि, दबी हुई बातचीत और वाद्य संगीत के बीच लगभग खो गई। यह सब दूर के विलासिता के बुलबुले में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था, जब तक कि वह प्रश्न एक तीर की तरह हवा को भेदते हुए सीधे हृदय में नहीं उतर गया। करोड़पति ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसके सामने छाती तक गूंथी छोटी हथेलियों और आशा तथा भय के मिश्रण से भरी बड़ी आंखों के साथ एक गली की बच्ची खड़ी थी। उसकी हल्की भूरी पोशाक थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, उसकी चप्पलें घिसी हुई थीं, उसके बाल हवा से उलझे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे करोड़पति अनदेखा नहीं कर सका। मेज पर एक करीने से सजा हुआ व्यंजन रखा था। बगीचे की गर्म रोशनी में एक श्वेत शराब का प्याला चमक रहा था। सब कुछ उत्तम था, सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय उस बच्ची के। और कुछ क्षणों के लिए, जो अनंत काल जैसे लगे, किसी ने सांस नहीं ली। करोड़पति के पीछे एक संभ्रांत जोड़े ने हैरत से आंखें फाड़ लीं। एक और महिला ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, मानो वह कुछ निषिद्ध देख रही हो। एक व्यक्ति ने सुरक्षा के बारे में कुछ बुदबुदाया। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन करोड़पति किसी और को नहीं देख रहा था, सिर्फ उसे। बच्ची ने फिर से लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आज मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं परेशान नहीं करूंगी। चुप्पी सोने से भी भारी हो गई और उसी क्षण करोड़पति के भीतर कुछ जागा, कुछ ऐसा जो वर्षों से सोया हुआ था। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह साधारण प्रश्न उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देगा जिससे वह पूरी जिंदगी बचता रहा था, और जो कुछ भी वह बच्ची अपने साथ लिए हुए थी, वह उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल देगा। करोड़पति ने फिर से अपनी प्लेट देखी, फिर बच्ची को देखा, और वेटर को बुलाने के बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिससे सब अवाक रह गए। उसने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकाई। बैठो, उसने धीमी आवाज में कहा। बच्ची पहले तो हिली नहीं, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच में? उसने पूछा। हाँ, लेकिन पहले मुझे अपना नाम बताओ। प्रिया। करोड़पति ने अपनी छाती में एक अजीब सा दबाव महसूस किया। इस नाम में अतीत की गूंज थी, ऐसी गूंज जिसे वह वर्षों से शांत करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया सावधानी से बैठ गई, मानो उसे डर हो कि किसी भी क्षण कोई अपना मन बदल देगा। उसके हाथ छोटे थे, थोड़े गंदे, लेकिन ठंड से ज्यादा घबराहट से कांप रहे थे। वेटर तेजी से पास आया। सर, यह उचित नहीं है। करोड़पति ने बिना उसे देखे एक हाथ उठाया। इसके लिए मेरी जैसी ही एक प्लेट लाओ। आसपास की फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ लोग अस्वीकृति से देख रहे थे, कुछ अस्वस्थ जिज्ञासा से, कुछ सच्ची हैरानी से, लेकिन करोड़पति ने अपनी आंखें बच्ची से नहीं हटाईं। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। प्रिया ने नजरें झुका लीं। मेरा कोई पिताजी नहीं है और मां बीमार है। इस वाक्य ने किसी भी सामाजिक आलोचना से ज्यादा गहरा वार किया। करोड़पति ने अपने गले में एक गांठ महसूस की। यह अपराधबोध नहीं था, दया नहीं थी, यह पहचान थी, क्योंकि उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परिचित लगा। गर्व और भूख का मिश्रण, गरिमा और आवश्यकता का। तुम्हारी उम्र कितनी है? 5। ठीक वही उम्र जो उसकी बेटी की होती, अगर उसने सालों पहले अपने घमंड को, अपने विवाह को नष्ट न करने दिया होता। यह विचार अनायास ही उसके मन में आया। करोड़पति ने साम्राज्य बनाए थे, उसने बिना हिचकिचाए करोड़ों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे, उसने बिना पलक झपकाए अधिकारियों को निकाल दिया था। लेकिन उस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसी बच्ची के साथ क्या करे जो सिर्फ एक मैं साझा करना चाहती थी। व्यंजन आ गया। प्रिया ने उसे ऐसे देखा मानो वह कोई खजाना हो, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। उसने पहले करोड़पति को देखा। क्या मैं सच में खा सकती हूं? करोड़पति ने सिर हिलाया, और जब उसने पहला निवाला लिया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। यह दृश्य नहीं था, न ही दूसरों की निगाहें थीं, न ही यह दान का भाव था। यह वह तरीका था जिससे उसने भोजन का स्वाद चखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो यह दुनिया का सबसे बेहतरीन उपहार हो, मानो उसे इसकी आदत न हो, मानो हर निवाला एक चमत्कार हो। और करोड़पति ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। शर्म, पैसा होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी ही दीवारों के परे कभी न देखने के कारण। क्या तुम हमेशा यहां खाती हो? उसने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाकर मना किया। सिर तब जब कोई मुझे पास रहने देता है, कभी कभी मुझे बाहर निकाले जाने से पहले ही जाना पड़ता है। करोड़पति ने अपने होंठ भींच लिए। और आज तुम मेरे पास क्यों आई? बच्ची हिचकिचाई। उसने उसे एकटक देखा। क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति जैसे दिखते थे जिसे मैं जानती थी। करोड़पति का दिल उछल पड़ा। किसकी तरह? मेरे पिताजी की तरह, उसने फुसफुसाया।
दुनिया ठहर सी गई। दूसरी मेज पर किसी ने एक कांटा गिरा दिया। करोड़पति ने महसूस किया कि हवा और घनी हो गई थी। तुम्हारे पिताजी? मैं नहीं जानती, प्रिया ने ऐसी ईमानदारी से जवाब दिया जो दर्दनाक थी। माँ कहती हैं कि वह तब चले गए थे जब मैं बच्ची थी, लेकिन मुझे लगता है कि वे किसी दिन वापस आ जाएंगे। करोड़पति ने एक पल के लिए अपनी नजर हटा ली, इसलिए नहीं कि वह उसे देखना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि बहुत समय बाद पहली बार उसे डर था कि कोई उसे भीतर से देख रहा था, और अगर वह वापस नहीं आए। उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। प्रिया ने भोलेपन और जबरदस्ती की परिपक्वता के मिश्रण से अपने कंधे उचकाए। तो मैं अकेले ही बहादुर बनना सीख जाऊंगी। यह वाक्य करोड़पति को एक दर्पण की तरह भेद गया, क्योंकि उसने महबूत होना तो सीखा था, लेकिन बहादुर होना नहीं। अंतर बहुत बड़ा था। महबूत होना दिल को बंद करना था, बहादुर होना उसे खोलना था। और उसी पल करोड़पति को शक होने लगा कि यह बच्ची उसकी मेज पर यूं ही नहीं आई थी। कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे अभी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो जल्द ही उसे उस अतीत का सामना करने पर मजबूर कर देगा जिसे उसने अनुबंधों, यात्राओं और चुप्पी के नीचे दुन्न कर दिया था। प्रिया धीरे धीरे शिष्टाचार से खाती रही। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने और नहीं मांगा, ना मां, सिर्फ आंखों से धन्यवाद दिया। और करोड़पति ने महसूस किया कि उसके बगल में हर पल ने उस कवच का एक हिस्सा उतार दिया था जिसे उसने वर्षों से बना रखा था। हालांकि उसे अभी यह नहीं पता था कि वहां से बहुत दूर नहीं कोई आंखों में आंसू लिए इस दृश्य को देख रहा था, और वह व्यक्ति एक ऐसा राह जानता था जो सब कुछ बदल देगा, क्योंकि उस बच्ची ने वह मेज यूं ही नहीं चुनी थी, और वह रात कोई साधारण रात्रिभोज नहीं होगी। यह एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत होगी जिसकी करोड़पति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रिया ने अपना पहला व्यंजन ऐसी कोमलता से समाप्त किया जो उसके कथित जीवन के साथ मेल नहीं खाती थी। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा और नहीं मांगा, सिर्फ पानी का एक छोटा घूंट पिया, और करोड़पति को ऐसे देखा मानो वह भोजन से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज के लिए धन्यवाद दे रही हो। करोड़पति ऐसी निगाहों का आदी नहीं था। वह स्वार्थी निगाहों का, गणनात्मक निगाहों का, उन निगाहों का आदी था जो यह आकलन करती थीं कि उससे कितना प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह वैसी नहीं थी। यह एक स्वच्छ निगाह थी, एक ऐसी निगाह जो पैसे की नहीं, सिर्फ उपस्थिति की मांग कर रही थी। क्या तुम्हारी मां जानती हैं कि तुम यहां हो? करोड़पति ने अपनी आवाज को दृढ़ रखने की कोशिश करते हुए पूछा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाकर मना किया। वह आराम कर रही हैं। जब वह जागती हैं तो उनके सीने में बहुत दर्द होता है और वह थक जाती हैं। करोड़पति ने पेट में एक असहज दबाव महसूस किया। क्या वह बीमार है? बच्ची ने सिर हिलाया। वह कहती हैं कि दिल में कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उदासी है। यह जवाब एक 5 साल की बच्ची के लिए उचित नहीं था। करोड़पति ने एक पल के लिए सांस रोक ली। उदासी, यह शब्द उसे बहुत परिचित लगा। उसने उस महिला के चेहरे पर उदासी देखी थी जिसने कभी उससे प्यार किया था। उसने उदासी देखी थी जब उसने जन्मदिनों पर अनुबंधों को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। उसने उस दिन उदासी देखी थी जब उसने तलाश शब्द सुना था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर न देखने का फैसला किया था। करोड़पति ने दर्द को उत्पादकता में, त्याग को महत्वाकांक्षा में, अपराधबोध को व्यावसायिक विस्तार में बदल दिया था। तुम कहाँ रहते हो? उसने सावधानी से पूछा। प्रिया ने मुख्य सड़क की ओर इशारा किया। एक छोटे से कमरे में। मां कहती हैं कि यह अस्थायी है। अस्थायी? करोड़पति इस शब्द से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने कई बार कहा था कि उसकी अनुपस्थिति अस्थायी थी, कि उसकी यात्राएं अस्थायी थीं, कि उसकी दूरी अस्थायी थी, लेकिन वर्ष अस्थायी नहीं थे, घाव भी नहीं। रेस्तरां में अभी भी सन्नाटा पसरा था। कुछ भोजनालय के लोग न देखने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन कोई भी उदासीन नहीं था। करोड़पति ने देखा कि पीछे की ओर एक महिला उन्हें ध्यान से देख रही थी। यह जिज्ञासु निगाह नहीं थी, यह एक तीव्र निगाह थी, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। क्या तुम्हारी मां काम करती हैं? उसने पूछा। प्रिया हिचकिचाई। पहले हां, अब ज्यादा नहीं कर पाती। करोड़पति को महसूस होने लगा कि हर जवाब एक ऐसा दरवाजा खोल रहा था जिसे वह बंद रखना पसंद करता था। और तुम कैसे खाते हो? प्रिया ने उसे क्रूर ईमानदारी से देखा। कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं। यह वाक्य एक वैसले की तरह गिरा। करोड़पति के 3 देशों में निवेश थे, खाते जो सोते समय भी बढ़ते थे, ऐसी संपत्तियां जिन्हें वह कभी देखने भी नहीं गया था। और उसके सामने एक बच्ची थी जो अपने जीवन को कभी कभी में माप रही थी। कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं। सालों में पहली बार करोड़पति को लगा कि सफलता किसी भी वास्तविक खालीपन को नहीं भर रही थी।
तुम ठीक मेरी मेक्स के पास क्यों आई? उसने नरमी से पूछा। प्रिया ने उसे एकटक देखा, क्योंकि वह अकेला था। इस जवाब ने उसे अचंभित कर दिया। करोड़पति ने चारों ओर देखा। लोग थे, शोर था, विलासिता थी, लेकिन हां, वह अकेला था। और जब कोई अकेला होता है, प्रिया ने आगे कहा, तो उसे साथ की जरूरत होती है। वह बच्ची खाना नहीं मांग रही थी, पैसे नहीं मांग रही थी, दान नहीं मांग रही थी। वह कुछ दे रही थी, उपस्थिति। करोड़पति ने अपनी नजर झुका ली। उसे 5 सितारा होटलों में बिताई वे रातें याद आईं जहां चुप्पी किसी भी शहर से ज्यादा शोर मचाती थी। उसे अधिकारियों के साथ लंबी मेहें याद आईं जहां कोई भी वास्तविक बात नहीं करता था। उसे अपने ही खाली घर की गूंज याद आई और उसे कुछ असहज समझ आया। उसने लोगों से घिरी एक जिंदगी बनाई थी, लेकिन किसी के बिना। क्या तुम्हें अकेला रहने से डर लगता है? उसने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाकर मना किया। नहीं, जब मैं सोचती हूं कि मेरे पिताजी कहीं ना कहीं मेरे बारे में सोच रहे होंगे, तब नहीं। करोड़पति को लगा कि हवा और भारी हो गई थी। क्या तुम्हें उसकी याद आती है? उसने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। भले ही मैं उन्हें जानती नहीं हूं। हां, यह वाक्य एक ऐसे दर्पण जैसा था जो मार नहीं करता, क्योंकि करोड़पति जानता था कि उसे उस व्यक्ति द्वारा याद किया जाना कैसा लगता है जिसे उसने न देखने का फैसला किया था। वह जानता था कि एक बेटी का यह पूछना कैसा लगता है कि पिताजी क्यों नहीं थे। वह जानता था कि बहाने सुनना और काम चुनना कैसा लगता है। अतीत उसके अंतरात्मा के दरवाजे पर दस्तक देने लगा था, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि वह दरवाजा पूरी तरह से खुलने वाला था। अचानक प्रिया ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपना छोटा हाथ करोड़पति के हाथ की ओर बढ़ाया। मेरे साथ बैठने देने के लिए धन्यवाद। संपर्क न्यूनतम था, लेकिन पर्याप्त। करोड़पति को याद नहीं था कि पिछली बार किसी ने बदले में कुछ उम्मीद किए बिना उसका हाथ कब थामा था। उसे याद नहीं था कि पिछली बार उसने रणनीति के बिना कोमलता कब महसूस की थी। उसी क्षण वेटर असहज होकर वापस आया। सर, मैनेजर आपसे बात करना चाहते हैं। करोड़पति ने नजर उठाई। उसे कहो कि मैं व्यस्त हूं। वेटर हिचकिचाया। यह बच्ची के बारे में है। करोड़पति धीरे से खड़ा हुआ। रेस्तरां में फिर से सन्नाटा छा गया। यह बच्ची मेरे साथ है, उसने दृढ़ता से कहा, और कोई इसे बाहर नहीं निकालेगा। यह बहुत समय बाद पहली बार था जब वह ऐसी किसी चीज का बचाव कर रहा था जिससे कोई लाभ नहीं होता था। प्रिया उसे ऐसे देख रही थी मानो वह एक नायक को देख रही हो, और इससे वह असहज हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह ऐसा नहीं था, कम से कम अभी तक नहीं। क्या तुम्हारी मां जानती हैं कि तुम अपने पिताजी को ढूंढ रही हो? उसने बातचीत फिर से शुरू करते हुए पूछा। प्रिया ने नजरें झुका ली। मां कहती हैं कि हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए जो रहना नहीं चाहता। यह वाक्य सीधा प्रहार था, क्योंकि करोड़पति ठीक वैसा ही था, कोई ऐसा जो रहना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे लगता है, प्रिया ने जारी रखा, कि कभी कभी लोग डर की वजह से चले जाते हैं। करोड़पति को लगा कि भीतर कुछ टूट रहा था। डर, हां, उसे डर लगा था। पर्याप्त न होने का डर, असफल होने का डर, नियंत्रण खोने का डर, अपने घमंड की अनुमति से ज्यादा प्यार करने का डर। और डर के कारण उसने जितना उसने कभी भोर से स्वीकार किया था, उससे कहीं ज्यादा खो दिया था। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी डरते हैं? उसने पूछा। प्रिया ने उसे ऐसी समझदारी से देखा जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। हां, लेकिन किसी दिन वह बहादुर बन जाएंगे। करोड़पति अपनी नजरें नहीं टिका पाया, क्योंकि उस क्षण उसे समझ आया कि बच्ची सिर्फ अपने पिताजी की बात नहीं कर रही थी, वह उसकी बात कर रही थी। लेकिन अभी भी कुछ और था, कुछ ऐसा जो फिट नहीं बैठ रहा था। प्रिया की आंखों में कुछ, जिस तरह से वह उसे देख रही थी, जिस तरह से वह उसे पहचानती हुई लग रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह से अचल कर दिया। रेस्तरां के दूसरी ओर से वह महिला जो उन्हें देख रही थी, धीरे धीरे पास आने लगी। उसके कदम दृढ़ थे, उसकी निगाह तीव्र थी, उसकी आंखें नम थीं। प्रिया ने उसे पहले देखा और उसका भाव बदल गया। मां, करोड़पति को लगा कि दुनिया थोड़ी धीमी घूम रही थी। वह महिला कुछ ही कदमों पर रुक गई। वह हैरान नहीं लग रही थी, वह दृढ़ लग रही थी। करोड़पति ने उसकी ओर नजर उठाई और उसकी याददाश्त में कुछ जल उठा। उसने वे आंखें पहले देखी थीं, उसने वह आवाज दूसरे समय में सुनी थी, उसने अपनी अनुपस्थिति के कारण उन हाथों को कांपते हुए महसूस किया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, इतने सालों बाद नहीं। महिला ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें किसी दिन ऐसे पाऊंगी, उसने दबी हुई आवाज में कहा। करोड़पति को लगा कि जिस अतीत को उसने इतनी मेहनत से दन्न किया था, वह अभी उसके सामने सच्चाई के रूप में बैठ गया था, और जो वह सुनने वाला था, वह उस बच्ची और अपने बारे में जो कुछ भी जानता था, उसे बदल देगा।
कटलरी की आवाज, मधुर संगीत, संभ्रांत बातचीत, रेस्तरां का अस्तित्व ही मानो मिट गया था। सब कुछ एक अदृश्य चुप्पी में निलंबित हो गया था। जब प्रिया की मां मे के सामने रुकी, करोड़पति ने महसूस किया कि उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जितनी वर्षों से नहीं धड़का था। महिला ने न तो भड़कीला मेकअप किया था और न ही महंगे कपड़े पहने थे। उसकी पोशाक सादी थी, उसके बाल व्यावहारिक तरीके से बंधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें नहीं बदली थीं। वे वही थीं जिन्होंने कभी उसे बिना शर्त प्यार से देखा था, वही जिन्होंने उससे रुकने की विनती की थी, वही जो उस दिन आंसुओं से भर गई थीं जब उसने जाने का फैसला किया था। उसने उसे बिना नजरत, बिना चिल्लाहट, बिना तत्काल ताने के देखा, सिर्फ एक परिपक्व उदासी के साथ, जैसे कोई जिसने पहले ही वह सब रो लिया हो जो वह रो सकती थी। मुझे नहीं पता था कि भाग्य इतना विडंबनापूर्ण होगा, उसने अंततः कहा। करोड़पति ने जवाब नहीं दिया। प्रिया एक से दूसरे को देख रही थी, तनाव को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी, लेकिन यह महसूस कर रही थी कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था। मां, उन्होंने मुझे बैठने दिया, बच्ची ने भोले गर्व से कहा। महिला ने सिर हिलाया। मैंने देखा। बरीता। महिला ने सिर हिलाया। बरीता। महिला ने सिर हिलाया। करोड़पति को लगा कि टुकड़े जुड़ने लगे थे, लेकिन वह उस बात को स्वीकार करने का विरोध कर रहा था जो उसकी अंतरात्मा पहले ही चिल्ला रही थी। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उसने पूछा, हालांकि भीतर ही भीतर वह जवाब जानता था। महिला ने उसे एकटक देखा। जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उससे ज्यादा। हवा और घनी हो गई। करोड़पति धीरे से खड़ा हुआ। उसका मन पीछे अतीत में चला गया, एक ऐसे दौर में जिसे उसने मिटाने का फैसला किया था। एक छोटे से अपार्टमेंट में जहां प्यार पैसे से बड़ा था, वकीलों के बिना किए गए वादों में, एक ऐसी महिला के पास जिसने उस पर विश्वास किया था जब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ था, महत्वाकांक्षा। और जब महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी तो दूरी भी बढ़ने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, वह अंततः बुदबुदाया। महिला ने उसकी नजरें टिकाए रखीं। हाँ, हो सकता है। प्रिया उन्हें उत्सुकता से देख रही थी। मां, क्या आप इन्हें जानती हैं? महिला ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। हाँ बेटी। करोड़पति को लगा कि उसके पैरों के नीचे से मीन खिसक गई थी। अतीत दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा था। अतीत उसके सामने बैठा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। महिला एक कदम और पास आई। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, उसने दृढ़ लेकिन नियंत्रित आवाज में कहा। तुमने कहा था कि यह अस्थायी है। तुमने कहा था कि तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। तुमने कहा था कि तुम तब वापस आओगे जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा। करोड़पति ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हर वाक्य उन फैसलों की गूंज थी जिन्हें वह वर्षों से सही ठहराता रहा था। और जब तुम आगे बढ़ रहे थे, उसने जारी रखा, मैं जीना सीख रही थी। रेस्तरां में अभी भी सन्नाटा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाधित करे। प्रिया अपनी मां को देखती रही, फिर करोड़पति को। क्या वह हैं? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। महिला ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने करोड़पति की आंखों में सीधे देखा। तुम बताओ। यह चुनौती किसी भी आरोप से ज्यादा शक्तिशाली थी। करोड़पति को लगा कि उसका घमंड, वह कवच जिसने उसे इतने लंबे समय तक बचाया था, टूटने लगा था। उसने प्रिया को देखा। वे आंखें, सिर झुकाने का वह तरीका, जब वह शर्माते हुए मुस्कुराती थी तो वह भाव, कुछ ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था, कुछ ऐसा जिसे वह अब अनदेखा नहीं कर सकता था। मैं नहीं जानता था, उसने फुसफुसाया। महिला ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। तुमने पूछा ही नहीं। यह वाक्य किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि यह सच था। उसने पूछा नहीं। उसने पूछा नहीं। उसने पूछा नहीं किया। वह वापस नहीं आया। उसने जांच नहीं की। वह जानना नहीं चाहता था। उसने अज्ञानता की सुविधा चुनी थी। मां, प्रिया ने धीरे से अपनी पोशाक खींची। यह मेरे पिताजी हैं। समय ठहर गया। करोड़पति को लगा कि उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। महिला बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठ गई। हाँ बेटी। यह शब्द एक निर्णायक फैसले की तरह गिरा। प्रिया ने करोड़पति को हैरानी, उम्मीद और भ्रम के मिश्रण से देखा। सच में करोड़पति अपनी नजरें नहीं टिका पाया, क्योंकि वह शब्द उसे कुछ ऐसा स्वीकार करने पर मजबूर कर रहा था जिससे वह 5 सालों से बचता रहा था। जिम्मेदारी। वह सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं था। वह सिर्फ एक शक्तिशाली आदमी नहीं था। वह एक पिता था, और वह अनुपस्थित रहा था। प्रिया एक छोटा कदम उसकी ओर बढ़ी। तो फिर आप क्यों नहीं थे? प्रश्न में कोई शिकायत नहीं थी, उसमें मासूमियत थी, लेकिन वह मासूमियत किसी भी वयस्क आरोप से ज्यादा विनाशकारी थी।
करोड़पति को लगा कि उसके सीने में कुछ टूट रहा था, क्योंकि उसके पास 5 साल की बच्ची को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। वह उसे महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं बता सकता था, अनुबंधों के बारे में नहीं बता सकता था, आहत गर्व को नहीं समझा सकता था। वह सिर्फ एक असहज सच्चाई स्वीकार कर सकता था, क्योंकि मैं कायर था। महिला ने उसकी ईमानदारी से हैरान होकर उसे देखा। प्रिया ने हल्के से तेवर चढ़ाए, लेकिन मैंने कहा था कि किसी दिन मेरे पिताजी बहादुर बन जाएंगे। करोड़पति को लगा कि सालों में पहली बार उसकी आंखें नम हो गईं। तुम सही हो, उसने टूटी हुई आवाज में कहा, और मैं अभी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। महिला ने अपनी बाहें मोड़ लीं। कोशिश करना 5 साल नहीं मिटाता, मैं जानता हूं। यह पहली बार था जब उसने जुद्ध को सही ठहराने की कोशिश नहीं की। उसने भाग्य को दोष नहीं कर लाए दिया, काम को दोष नहीं दिया, किसी और को दोष नहीं दिया। उसने स्वीकार किया। गहरा सन्नाटा छा गया। प्रिया ने अपनी मां को देखा, फिर करोड़पति को। तो फिर अब मैं अकेली नहीं हूं? वह प्रश्न अंधेरे को चीरती एक रोशनी जैसा था। करोड़पति उसके बराबर आने के लिए झुक गया। तुम्हें कभी अकेला नहीं होना चाहिए था। महिला ने एक पल के लिए अपनी नजर हटा ली, उन भावनाओं को दबाते हुए जिन्हें उसने दबाना सीख लिया था। वह सब कुछ नहीं जानती, उसने अंततः कहा। वह भोजन के बिना की रातें नहीं जानती। वह उन डॉक्टरी सलाहों को नहीं जानती जिनका मैं भुगतान नहीं कर पाई। वह नहीं जानती कि मेरे दिल को सिर्फ बीमारी से ही नहीं, बल्कि त्याग से भी दर्द होता है। करोड़पति को लगा कि हर शब्द उसके ऐसलों का एक दर्पण था। क्या तुम बीमार हो? उसने सच्ची चिंता से पूछा। उसने सिर हिलाया। मुझे सर्जरी की जरूरत है, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी मांगने नहीं आई थी। इस वाक्य ने उसे और भी ओर से मारा। कोई मांग नहीं थी, कोई हेरफेर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैं कुछ नहीं जानता था, उसने दोहराया, हालांकि वह पहले ही समझ गया था कि यह वाक्य उसे माफ नहीं करेगा। तुम जानना नहीं चाहते थे, उसने धीरे से सही किया। प्रिया करोड़पति के चेहरे को ऐसे देख रही थी मानो वह हर विवरण को याद करने की कोशिश कर रही हो। क्या आप मेरे जैसे दिखते हैं? उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। करोड़पति को लगा कि यह कथन एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों एक साथ था। रेस्तरां धीरे धीरे अपनी आवाज वापस पाने लगा था, लेकिन वह में अभी भी एक अलग दुनिया थी। तुम कहाँ रहते हो? उसने पूछा। महिला हिचकिचाई। स्वाभिमान अभी भी मौजूद था। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। यह दया नहीं है, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। यह जिम्मेदारी है। अंतर बहुत बड़ा था। महिला ने उसे ध्यान से देखा। वह पैसा नहीं ढूंढ रही थी, वह सच्चाई ढूंढ रही थी। अगर तुम उसकी जिंदगी में आने वाले हो, उसने अंततः कहा, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसे कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। तुम आज आकर कल गायब नहीं हो सकते। करोड़पति ने हर शब्द का भार महसूस किया, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी प्रवृत्ति थी। मैं फिर से गायब नहीं होना चाहता, उसने ईमानदारी से कहा। प्रिया ने फिर से उसका हाथ थामा। तो फिर रुक जाओ। 3 शब्द इतने सरल, इतने शक्तिशाली। करोड़पति समझ गया कि वह रात कोई इत्तेफाक नहीं थी, यह कोई दान नहीं था, यह कोई संयोग नहीं था, यह टकराव था। भाग्य उसे उस मई पर इसलिए नहीं लाया था कि वह एक रात का भोजन चुकाए, उसे भावनात्मक क्षण चुकाने के लिए लाया गया था। लेकिन अभी भी कुछ और था, कुछ ऐसा जो महिला ने अभी तक नहीं कहा था, कुछ ऐसा जो अभी भी छिपा हुआ था। और जब वह अंतिम सच्चाई सामने आएगी, तो करोड़पति को यह तय करना होगा कि क्या वह अपना घमंड खोने को तैयार था या फिर से सब कुछ खोने को, क्योंकि असली परीक्षा अपनी बेटी को पहचानना नहीं होगी। यह साबित करना होगा कि वह पिता बन सकता था जिसकी वह हकदार थी, और वह फैसला आने ही वाला था। प्रिया के शब्दों के बाद जो चुप्पी छाई वह असहज नहीं थी, वह निर्णायक थी। करोड़पति अपनी बेटी के सामने झुका रहा, अपने हाथों के बीच उस छोटे से हाथ का भार महसूस कर रहा था। वह एक नाजुक हाथ नहीं था, वह एक ऐसा हाथ था जिसने बहुत जल्द ही युद्ध को संभालना सीख लिया था। प्रिया की मां अभी भी खड़ी थी, उसे सावधानी और थकान के मिश्रण से देख रही थी। उसकी निगाहों में नैरत नहीं थी, लेकिन विश्वास भी नहीं था। कुछ और जटिल था, एक मौन मूल्यांकन। वह उस आदमी को नहीं देख रही थी जो उसकी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठा था। वह उस आदमी को देख रही थी जिसने कभी रुकने का वादा किया था। अगर तुम सच में उसकी जिंदगी में रहना चाहते हो, उसने अंततः दृढ़ लेकिन शांत आवाज में कहा, तो तुम इसे आधा अधूरा नहीं कर सकते। करोड़पति धीरे से खड़ा हुआ। अब उसे एक साम्राज्य का मालिक जैसा महसूस नहीं हो रहा था, उसे एक ऐसा आदमी महसूस हो रहा था जो एक नैतिक परीक्षा का सामना कर रहा था। मैं इसे आधा अधूरा नहीं करना चाहता, उसने जवाब दिया। उसने उसे गहराई से देखा। तो
मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रिया उन्हें चुपचाप देख रही थी। यह महसूस कर रही थी कि कुछ महत्वपूर्ण तय होने वाला था। मैं बिना प्रतिबद्धता के पैसा स्वीकार नहीं करूंगी, मां ने जारी रखा। मैं तुम्हें एक रात के हीरो के रूप में आकर भावनाएं बीत जाने पर गायब होने की अनुमति नहीं दूंगी। करोड़पति ने बाधित नहीं किया। उसे एक प्रायोजक की जरूरत नहीं है, उसने जोड़ा। उसे एक पिता की जरूरत है। ये शब्द करोड़पति के सीने में शल्य चिकित्सा की सटीकता से घुस गए। वर्षों से उसने चेक पर हस्ताक्षर करके समस्याओं को हल किया था। उसने मुआवजा देकर जल्तियां सुधारी थीं। उसने चुप्पी, एस्टीना, व्यादारी और अवसर खरीदे थे। लेकिन वह कोई वित्तीय बातचीत नहीं थी, वह चरित्र की परीक्षा थी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसने अंततः पूछा। उसने झिझका नहीं, उपस्थिति। वह शब्द अप्रत्याशित शक्ति के साथ गूंज उठा। डॉक्टरी सलाहों में उपस्थिति, कठिन रातों में उपस्थिति। जब वह पूछे कि तुम पहले क्यों नहीं थे, तब उपस्थिति। जब उसे डर लगे, तब उपस्थिति। करोड़पति को लगा कि हर वाक्य उसके अहंकार के एक हिस्से को तोड़ रहा था। और अगर तुम फिर से जाने का फैसला करते हो, उसने जारी रखा, तो तुम सिर्फ उसे ही नहीं तोड़ोगे, तुम मुझे फिर से तोड़ दोगे। रेस्तरां पहले ही अपनी सामान्य गति पर लौट आया था, लेकिन उनके लिए दुनिया अभी भी ठहरी हुई थी। प्रिया करोड़पति को ऐसे देख रही थी मानो वह एक ऐसे वादे का इंतजार कर रही थी जिसे वह जाहिर करना नहीं जानती थी। मैं नहीं जाऊंगा, वह जाहिर करना नहीं जानती थी। उसने ऐसी दृढ़ता से कहा जिसने उसे जुद्ध को भी हैरान कर दिया। मां ने उसे चुपचाप देखा। यह समय बताएगा। वह वाक्य एक स्पष्ट रेखा थी। विश्वास तुरंत नहीं मिलेगा। करोड़पति ने गहरी सांस ली। सालों में पहली बार वह अपने कार्यक्रम के बारे में नहीं सोच रहा था, जोखिमों का आकलन नहीं कर रहा था, लाभ का मूल्यांकन नहीं कर रहा था। वह महसूस कर रहा था, और यह उसे किसी भी व्यावसायिक संकट से ज्यादा असहज कर रहा था। मुझे देखना है कि तुम कहाँ रहते हो, उसने अंततः कहा। उसने हल्के से तेवर चढ़ाए। यह ऐसी जगह नहीं है जिस पर तुम्हें गर्व होगा। मैं गर्व महसूस करने नहीं आया, उसने जवाब दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने आया हूं। मां ने उसे कई सेकंड तक देखा। ईमानदारी थी, लेकिन अनिश्चितता भी थी। ठीक है, उसने अंततः कहा। प्रिया ने दबी हुई खुशी के साथ मुस्कुराई। तो हम तीनों चलते हैं। उस साधारण वाक्य का एक बहुत बड़ा अर्थ था। वे तीनों। करोड़पति को लगा कि उस शब्द का एक ऐसा भार था जिस पर उसने कभी विचार नहीं किया था। वर्षों से वह एक वचन में जी रहा था, मेरी कंपनी, मेरे लक्ष्य, मेरी सफलता। अब एक बहुवचन था जो प्रतिबद्धता की मांग कर रहा था। मेरी बेटी, उसकी मां, हमारी जिम्मेदारी। वे उत्सुक निगाहों के नीचे रेस्तरां से बाहर निकले। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन करोड़पति ने किसी और को नहीं देखा। वह प्रिया के बगल में चल रहा था, हर कदम के प्रति सचेत। बच्ची ने बिना पूछे उसका हाथ पकड़ लिया और उस सहजता ने उसे भावुक कर दिया। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था, सिर्फ एक खुलापन था जिसके वह लायक है या नहीं, यह उसे नहीं पता था। जैसे ही वे कम रोशनी वाली सड़कों पर चले, विरोधाभास स्पष्ट हो गया। विलासिता पीछे छूट गई। सुनहरी रोशनी टिमटिमाते लालटेनों में बदल गई। बेदां रर्श ने आसमान पगडंडियों को रास्ता दिया। करोड़पति को महसूस हो रहा था कि हर कदम उसे उसके सुविधा क्षेत्र से दूर ले जा रहा था और एक ऐसी सच्चाई के करीब ला रहा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। वे एक पुरानी इमारत में पहुंचे जिसकी पेंटिंग घिसी हुई थी और खिड़कियां प्रतिरोध की कहानियां सुना रही थीं। यहां, मां ने कहा। वे संकरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। प्रिया उत्साह से बात कर रही थी। मां जब कर पाती हैं तो स्वादिष्ट सूप बनाती हैं और मुझे कहानियां पढ़कर सुनाती हैं, भले ही वह थकी हुई हों, और वह कहती हैं कि दिल आशा से ठीक होता है। करोड़पति ने अपनी लार निगली। उस महिला ने न सिर्फ अपनी बेटी को अकेले पाला था, उसने उसकी मासूमियत को भी बचाया था। वे छोटे से अपार्टमेंट में घुसे। वह साधारण था, लेकिन शान, सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से रखा हुआ था। दीवार पर चित्र चिपके थे। एक छोटा सा घिसा हुआ सोजा था। एक साधारण मेंग थी, कुछ भी विलासितापूर्ण नहीं था, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो उसके आलीशान घर में नहीं था, गर्माहट। करोड़पति ने हर विवरण को ऐसे देखा मानो वह एक ऐसी सच्चाई का मूल्यांकन कर रहा हो जिसे वह कभी देखना नहीं चाहता था। यह ज्यादा नहीं है, एक बेहसान, मां ने न्याय की आशंका करते हुए कहा। यह साबित करने के लिए काई है कि तुमने लड़ाई लड़ी, उसने जवाब दिया। उसने हैरानी से उसे देखा। प्रिया एक दरां की ओर भागी और एक चित्र निकाला। देखो, उसने उत्साहित होकर कहा, यह मैंने तब बनाया था जब मेरे पिताजी वापस आएंगे।
करोड़पति को लगा कि हवा थम गई थी। यह एक साधारण चित्र था। 3 आकृतियां हाथ पकड़े हुए, एक चमकीला सूरज, एक छोटा घर, ऊपर बच्चों की लिखावट में लिखा था, मेरा परिवार। करोड़पति को लगा कि भीतर कुछ टूट रहा था। एक परिवार चित्रित था, एक ऐसा परिवार जो उसकी बेटी की कल्पना में मौजूद था, लेकिन जिसे उसने वास्तविकता में अनदेखा किया था। मैंने इसे संभाल कर रखा, प्रिया ने कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि किसी दिन ऐसा होगा। करोड़पति कुछ सेकंड तक बोल नहीं पाया। मां उसे देख रही थी, उसे भावुक करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह यह समझना चाह रही थी कि क्या वह इस बात की गंभीरता को समझ रहा था कि उसने क्या खो दिया था। तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है, उसने अंततः कहा। लंबित बातचीत पर लौटते हुए उसने सिर हिलाया। हाँ, और यह सस्ता नहीं है, मैं इंतजाम करूंगा। उसने धीरे से हाथ उठाया। मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि तुम भुगतान करो। करोड़पति ने उसे देखा, यह समझते हुए कि वह वास्तव में क्या मांग रही थी। मैं चाहती हूं कि तुम इंतजारगाह में रहो। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी बेटी को समझाओ कि मां सर्जरी के लिए क्यों जा रही है। मैं चाहती हूं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह अकेली न रह जाए। करोड़पति को लगा कि हर शब्द उसे अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। वह इसे पैसे से हल नहीं कर सकता था, सिर्फ वास्तविक प्रतिबद्धता से। मैं रहूंगा, उसने कहा। उसने उसे अपनी आंखों से टिकाए रखा। तो अभी शुरू करो। प्रिया पास आई और करोड़पति के पैरों को गले लगा लिया। एक सहज, स्वाभाविक, बिना शर्त का इशारा। वह 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर अनाड़ीपन से उसे गले लगा लिया। उसे ठीक से नहीं पता था कि कैसे करना है, लेकिन वह जानता था कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उस छोटे से अपार्टमेंट में विलासिता और कैमरों से दूर करोड़पति ने कुछ मौलिक समझा। असली शक्ति बाहरों को नियंत्रित करना नहीं थी, यह तब छोटे हाथों को पकड़ना था जब डर आता था। लेकिन अभी भी कुछ और था, कुछ ऐसा जो मां ने अभी तक नहीं कहा था। एक विवरण जो अतीत को समझने के उसके तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। वह धीरे से सोफे पर बैठ गई। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। करोड़पति ने उसे ध्यान से देखा। जिस दिन वह पैदा हुई, मैं अस्पताल से निकली तो मैंने तुम्हें जोन करने की कोशिश की। करोड़पति ने तेवर चढ़ाए। मुझे वह कॉल कभी नहीं मिला, उसने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, क्योंकि किसी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। तत्काल सन्नाटा छा गया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने गहरी सांस ली। तुम्हारे उस समय के सहायक ने मुझसे कहा था कि तुम कुछ भी जानना नहीं चाहते थे, कि तुम एक महत्वपूर्ण व्यापार पर केंद्रित थे, कि मुझे कोर नहीं देना चाहिए। करोड़पति को लगा कि उसका खून जम गया था। उसे धुंधला सा वह समय याद आया। एक महत्वपूर्ण बातचीत, एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, ध्यान भटकाने से बचने के लिए उसके बोन में फिल्टर की एक श्रृंखला। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, उसने फुसफुसाया। उसने उसे उदासी और त्याग के मिश्रण से देखा। लेकिन तुमने इसकी अनुमति दी। यह वाक्य एक अप्रत्याशित प्रहार था। यह सिर्फ बाहरी विश्वासघात नहीं था, यह उसकी अपनी लापरवाही का परिणाम था। उसने अपनी जिंदगी को इतना सौंप दिया था कि किसी और ने तय किया कि कौन सी बबरें उस तक पहुंचेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बबर कभी नहीं पहुंची। करोड़पति ने क्रोध और अपराधबोध के मिश्रण को महसूस किया। वह पूरी तरह से किसी तीसरे को दोष नहीं दे सकता था। उसने अपने समय के चारों ओर एक दीवार बनाई थी, और उस दीवार ने उस चीज को रोक दिया था जो सबसे महत्वपूर्ण थी। मुझे सब कुछ जानना है, उसने दृढ़ता से कहा। उसने सिर हिलाया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वह आरामदायक नहीं होगा। करोड़पति समझ गया कि असली कहानी अभी शुरू ही हो रही थी। यह सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, यह सिर्फ एक खोजी गई बेटी नहीं थी, यह गलत लिए गए फैसलों की एक श्रृंखला थी। कई चुप्पी, एक समानांतर जीवन जो उसके बिना बढ़ा था, और अब उसे यह तय करना होगा कि क्या वह नींव से फिर से निर्माण करने को तैयार था। क्योंकि प्यार करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे इसे साबित करना होगा। और परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। उस रहस्योद्घाटन के बाद छोटा सा अपार्टमेंट चुप हो गया। नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। यह वाक्य करोड़पति के मन में एक असहज गूंज की तरह गूंज रहा था, जिसे वह बुझा नहीं सकता था। वर्षों से उसे लगा था कि वह सीरीज गायब हो गई थी, कि उसने उसके बिना अपना जीवन जीने का फैसला किया था, कि चुप्पी आपसी थी। लेकिन अब उसे समझ आया कि चुप्पी आकस्मिक नहीं थी, यह परिणाम था। एक ऐसे जीवन का परिणाम जो इतना सुरक्षित था कि उसकी बेटी का जन्म भी उन फिल्टरों को भेद नहीं पाया था जिन्हें उसने पुद्ध बनाया था। मुझे सब कुछ समझना है, उसने अंततः धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। प्रिया की मां सावधानी से सोफे पर बैठ गई, मानो उसका शरीर जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा वर्णन ढो रहा था। जिस दिन वह पैदा हुई, उसने शुरू किया,
मैंने तुम्हें 10 से ज्यादा बार होन करने की कोशिश की। करोड़पति ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 10 बार, 10 अवसर जो उस तक कभी नहीं पहुंचे। फिर मैं तुम्हारे दफ्तर गई, उसने जारी रखा। तुम्हारे सहायक ने मुझसे कहा था कि तुम एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में थे, कि तुम्हें व्यक्तिगत मामलों के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। इस वाक्य ने उसे क्रूर स्पष्टता से मारा। व्यक्तिगत मामले, उसकी बेटी को एक बाधा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। करोड़पति ने क्रोध और शर्म का मिश्रण महसूस किया। उसे वह बातचीत पूरी तरह से याद थी। 1 करोड़ का समझौता जिसने उसके वैश्विक विस्तार की शुरुआत को चिह्नित किया था। उसने अनावश्यक कॉल न लेने के स्पष्ट निर्देश दिए थे और अनजाने में उसने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम गर्भवती थी, उसने फुसफुसाया। उसने उसे अविश्वास और उदासी के मिश्रण से देखा। मैंने तुम्हें जाने से पहले बताया था। उसने हल्के से सिर हिलाकर मना किया। मुझे याद नहीं, उसने दर्दनाक शांति से सिर हिलाया, क्योंकि तुम पहले ही अपनी अगली यात्रा के बारे में सोच रहे थे। सन्नाटा भारी था। कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई अतिरंजित नाटक नहीं था, सिर्फ एक कच्ची सच्चाई थी। करोड़पति समझ गया कि यह कोई साजिश नहीं थी। यह सिर्फ एक महत्वाकांक्षी सहायक या एक ठंडे सिस्टम की हालत नहीं थी। यह खलत ढंग से व्यवस्थित प्राथमिकताओं का परिणाम था। जब मुझे समझ आया कि तुम वापस नहीं आओगे, उसने जारी रखा, तो मैंने तुम्हारा पीछा न करने का फैसला किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी यह महसूस करते हुए बड़ी हो कि उसके पिता ने उसे नहीं चुना। करोड़पति को लगा कि उसका दिल सिकुड़ गया था, क्योंकि यही ठीक ठीक सच्चाई थी। उसने उसे नहीं चुना, इसलिए नहीं कि वह उसे नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसे ऐसा करना चाहिए। लेकिन प्रभाव वही था, अनुपस्थिति। प्रिया छोटे सोए पर अपनी ड्राइंग को गले लगाए सो गई थी। उसकी मासूमियत उस बातचीत के भार से अनजान थी। करोड़पति ने उसे कोमलता और अपराध बोध के मिश्रण से देखा। तुमने बाद में कभी मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने पूछा। उसने गहरी सांस ली। क्योंकि प्यार भीख में नहीं मांगा जाता। वह वाक्य अपने आप में एक सबक था। करोड़पति एक ऐसी दुनिया में जिया था जहां हर चीज पर बातचीत की जा सकती थी, जहां हर चीज की कीमत होती थी, जहां पर्याप्त प्रभाव से सब कुछ समायोजित किया जा सकता था। लेकिन प्यार ऐसे काम नहीं करता। मैं आज रात तुमसे सामना करने नहीं आई थी, उसने जारी रखा। मैं इसलिए आई क्योंकि प्रिया ने जोर दिया था कि वह उस रेस्तरां में बैठना चाहती थी। उसने कहा कि किसी दिन उसके पिताजी वहां हो सकते हैं। करोड़पति को एक सिहरन महसूस हुई। बच्ची ने उसे इत्तेफाक से नहीं चुना था, उसने उसे पहचान लिया था। बिना जाने उसने कुछ महसूस किया था। वह हमेशा उन पुरुषों को देखती थी जो तुम्हारे जैसे दिखते थे, मां ने कहा। उसे हमेशा उम्मीद रहती थी। करोड़पति ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके भीतर एक हिस्सा था जो समय को पीछे ले जाना चाहता था। उस दिन वापस जाना चाहता था जब उसने जाने का फैसला किया था। उस पल वापस जाना चाहता था जब उसने बातचीत के बजाय अनुबंध को चुना था। लेकिन समय बातचीत नहीं करता, और वह यह किसी से भी बेहतर जानता था। तुम्हें कब पता चला कि तुम बीमार हो? उसने सावधानी से पूछा। उसने अपनी नजरें अपने हाथों पर झुका लीं। 1 साल पहले। दिल की समस्याएं। मुझे जल्द ही सर्जरी की जरूरत है, और तुमने यह सब अकेले कैसे संभाला? उसने उसे एक हल्की, थकी हुई मुस्कान के साथ देखा। माएं कैसे करती हैं जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। उस जवाब में कोई वीरता नहीं थी, उसमें वास्तविकता थी। करोड़पति धीरे धीरे छोटे से अपार्टमेंट में चला। उसने साधारण में पुराने रेफ्रिजरेटर शेल्फ पर रखी दवाइयां देखीं। हर विवरण उसके बिना मौजूद एक जीवन का ठोस सबूत था, एक ऐसा जीवन जिसने उसके समर्थन के बिना संघर्ष किया था। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करूंगा, उसने ख्योन निकालते हुए कहा। वह खड़ी हुई। रुको, करोड़पति ने उसे देखा। मैं नहीं चाहती कि यह बैंक ट्रांसफर से शुरू हो, उसने तेवर चढ़ाए। तुम्हें सर्जरी की जरूरत है? हाँ, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या तुम्हें भी बदलने की जरूरत है? इस प्रश्न ने उसे अचल कर दिया। उसने कभी अपनी भावनात्मक जरूरत पर विचार नहीं किया था। उसे हमेशा लगा था कि सफलता का ही है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने उसे सीधी ईमानदारी से देखा। अगर तुम सिर्फ पैसे से सब कुछ हल करने आते हो, तो तुम तब फिर से चले जाओगे जब तुम्हें लगेगा कि तुमने अपना पार्ट्स पूरा कर दिया है। करोड़पति ने धीरे से फोन रखा। मैं पार्ट्स पूरा नहीं करना चाहता, मैं रुकना चाहता हूं। शब्द बिना गणना के निकल गए, और इससे वह डर गया, क्योंकि रुकने का मतलब था कुछ चीजों को छोड़ना, प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करना, किसी और के लिए जगह बनाना, भेद्यता को स्वीकार करना। तो कुछ छोटे से शुरू करो, उसने कहा। क्या? आज रात रुक जाओ,
करोड़पति को थोड़ा चक्कर आया। उसका कार्यक्रम भरा हुआ था। उसकी सुबह जल्दी एक बैठक थी, एक उड़ान निर्धारित थी, लेकिन पहली बार उनमें से कोई भी चीज जरूरी नहीं लग रही थी। उसने सोई हुई प्रिया को देखा, उसकी छोटी शांत सांसें, उसका हाथ अभी भी मेरा परिवार के चित्र से लिपटा हुआ था। करोड़पति समझ गया कि यह पहली वास्तविक परीक्षा थी। कोई सर्जरी नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, उपस्थिति। मैं रुकता हूं, उसने अंततः कहा। उसने उसे किसी भी संदेह के संकेत की तलाश में देखा, उसे वह नहीं मिला। सोचा आरामदायक नहीं है, उसने चेतावनी दी। मैं आराम के लिए नहीं आया। उस वाक्य ने एक अदृश्य मोड़ का संकेत दिया। उस रात वह अपने किंग साइज बेड पर नहीं सोएगा। कोई रात की सेवा नहीं होगी, कोई नियंत्रित चुप्पी नहीं होगी। वास्तविकता होगी। जब उसके लिए एक कंबल तैयार किया गया तो करोड़पति ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों से अनुभव नहीं किया था। विनम्रता। सम्मेलनों में दिखावटी विनम्रता नहीं, निवेशकों के सामने रणनीतिक विनम्रता नहीं, वास्तविक विनम्रता। वह प्रिया के बगल में सोसे पर बैठ गया। बच्ची सपनों में थोड़ी हिली और बिना आंखें खोले बुदबुदाई, पापा। करोड़पति को लगा कि उसके सीने के भीतर कुछ पिघल रहा था। उस साधारण बुदबुदाहट का किसी भी हस्ताक्षरित अनुबंध से ज्यादा मूल्य था। मां छोटी सी रसोई से चुपचाप देख रही थी। वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उसने उसमें कुछ अलग देखा था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। करोड़पति ने उसकी ओर नजर उठाई। मुझे अफसोस है, उसने अंततः कहा। यह कोई विस्तृत भाषण नहीं था, कोई बचाव नहीं था, कोई लंबी व्याख्या नहीं थी। यह एक साधारण माजी थी और उस सादगी में सच्चाई थी। उसने उसे अपनी आंखों से टिकाए रखा। मुझे मत बताओ, उसने जवाब दिया। उसे दिखाओ। करोड़पति ने सिर हिलाया। वह जानता था कि शब्द अपर्याप्त थे। उस रात जब छोटा सा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था, करोड़पति ने कुछ मौलिक समझा। सफलता संख्याओं में नहीं मापी जाती, वह अनुपस्थिति में मापी जाती है। और उसने बहुत ज्यादा जमा कर ली थी, लेकिन अभी भी समय था, शायद मिटाने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए। और जब प्रिया उसका हाथ पकड़े सो रही थी, करोड़पति ने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। वह किसी और कंपनी में निवेश नहीं करेगा, वह रुकने में निवेश करेगा। हालांकि असली परीक्षा वह रात नहीं होगी, वह अगला दिन होगा, जब कॉरपोरेट जगत उसे बुलाएगा, जब दबाव वापस आएगा, जब उसके साथी उसके बदलाव पर सवाल उठाएंगे। तब पता चलेगा कि उसका परिवर्तन क्षणिक भावना थी या बुद्ध के एक नए संस्करण की शुरुआत। और भोर आने में कुछ ही घंटे बचे थे। भोर धीरे से अपार्टमेंट की छोटी खिड़की से अंदर आई। रेशम के पर्दे नहीं थे, रोशनी को प्रोग्राम करने वाला कोई स्मार्ट सिस्टम नहीं था, निर्देशों का इंतजार करते सहायक नहीं थे। सिर्फ एक सुनहरी किरण थी जो प्रिया के सोए हुए चेहरे और सोए पर बैठे करोड़पति को रोशन कर रही थी, जो घंटों से जगा हुआ था। वह सो नहीं पाया था, इसलिए नहीं कि सोजा असहज था, बल्कि इसलिए कि वास्तविकता किसी भी आलीशान गद्दे से ज्यादा भारी थी। वह अपनी बेटी को उस शांति से सांस लेते देख रहा था जो केवल बच्चों में होती है जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं, और उसे कुछ दर्दनाक समझ आया। वह शांत सो रही थी क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पिताजी वहीं थे, लेकिन वह जानता था कि उसने अभी तक कुछ भी साबित नहीं किया था। मां धीमे कदमों से कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर वर्षों की संचित थकान दिख रही थी, लेकिन एक नई सतर्क आशा भी थी। तुम इसके आदी नहीं हो, उसने नरमी से कहा। करोड़पति ने सिर हिलाकर मना किया। नहीं। वह छोटी सी रसोई के पास गई और कॉफी बनाना शुरू कर दिया। सुगंध से पूरा कमरा भर गया। आज मेरी डॉक्टरी सलाह है, करोड़पति ने सिर हिलाकर की बारे और मना में कुछ कर की। उसने बिना उसे देखे टिप्पणी की। करोड़पति ने नजर उठाई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वह मुश्किल से 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ने लगी। तुम्हें काम है? आज नहीं। यह जवाब सरल था, लेकिन इसने एक आंतरिक विच्छेद को चिह्नित किया। उसका फोन जेब में एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार कंपन किया। उसे यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या था। जरूरी संदेश, भागीदारों के जोन, बैठकों के रिमाइंडर। कॉरपोरेट जगत उसका ध्यान मांगने लगा था। करोड़पति ने धीरे से उसे निकाला और बंद कर दिया। यह इशारा छोटा था, लेकिन प्रतीकात्मक। मां ने उसे तिरछी नजर से देखा। यकीन है? उसने सिर हिलाया। अगर मैं यह नहीं कर सकता तो बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। प्रिया सोफे पर हिलने लगी। उसने धीरे से आंखें खोली और उसे अभी भी वहीं देखकर मुस्कुराई जैसे दुनिया व्यवस्थित हो। सुप्रभात पापा। वह शब्द अब एक अचेत फुसफुसाहट नहीं था, वह सचेत दृढ़ था। करोड़पति को लगा कि उस साधारण वाक्य का किसी भी व्यावसायिक उपाधि से ज्यादा भार था। सुप्रभात बेटी। मां ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं।
मानो वह दृश्य उसे एक ही समय में दर्द दे रहा हो और उसे ठीक भी कर रहा हो। साधारण नाश्ते के बाद वे सार्वजनिक क्लिनिक की ओर निकले जहां उसकी मुलाकात थी। इमारत में उन निजी केंद्रों की चमक नहीं थी जहां करोड़पति अक्सर जाता था। कुर्सियां असहज थीं, दीवारों को पेंट की जरूरत थी, माहौल अनिश्चितता से भरा था और वह वहां बैठा इंतजार कर रहा था, बिना विशेषाधिकार के, बिना तरजीही पहुंच के, सिर्फ एक आम आदमी की तरह जिसे किसी प्रियजन की चिंता थी। मां ने उसे देखा। तुम्हें पूरी सलाह के दौरान रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिया अपनी जेब में रखे एक छोटे से खिलौने से खेल रही थी। वह हर थोड़ी देर में यह देखने के लिए नजर उठाती थी कि वह अभी भी वहीं है या नहीं, और हर बार जब वह उसे देखती थी तो मुस्कुराती थी। वह मुस्कान उसकी निरंतर परीक्षा थी। जब अंततः मां को बुलाया गया तो प्रिया ने करोड़पति का हाथ होड़ से पकड़ा। उन्हें बहुत दर्द होगा। करोड़पति ने अपनी लार निगली। हम डॉक्टर की बात सुनेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी मदद कैसे करें। उसने असंभव वादे नहीं किए, उसने वास्तविकता को छिपाया नहीं, लेकिन वह भागा भी नहीं। वे तीनों अंदर गए। डॉक्टर ने व्यावसायिकता से समझाया कि सर्जरी जल्द ही होनी चाहिए, कि समय के साथ जोखिम बढ़ रहा था, कि उन्हें त्वरित निर्णय की जरूरत थी। करोड़पति हर शब्द को ऐसे सुन रहा था मानो वह एक फैसला हो। यह कोई अनुबंध नहीं था, यह कोई निवेश नहीं था, यह जिंदगी थी। मां ने अपना धैर्य बनाए रखा, लेकिन उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। प्रिया बड़े बड़े आंखों से दोनों को देख रही थी। मां, क्या आप ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर ने सावधानी से बात की। सर्जरी के साथ संभावनाएं अच्छी हैं। करोड़पति ने सांस ली। इसे सबसे अच्छे अस्पताल में कराओ। डॉक्टर ने दृढ़ संकल्प से हैरान होकर नजर उठाई। उसकी लागत बहुत ज्यादा है। करोड़पति ने उसकी आंखों में देखा। कोई बात नहीं, मां ने हस्तक्षेप किया। हाँ, बात है। करोड़पति ने उसे देखा। मैं मुक्ति नहीं खरीद रहा हूं, उसने दृढ़ता से कहा। मैं वह कर रहा हूं जो मुझे शुरू से करना चाहिए था। उसने उसकी आंखों में कुछ सेकंड तक देखा और सिर हिलाया। फैसला लिया गया था, लेकिन असली परीक्षा उसी क्षण आई। उसका फोन, जिसे उसने बंद कर दिया था, एक ट्रांसफर करने के लिए चालू करते ही फिर से कंपन करने लगा। दर्जनों संदेश, एक महत्वपूर्ण बैठक जो पहले ही तय हो चुकी थी, एक निवेश जो उसकी भौतिक उपस्थिति पर निर्भर था। उसके एक भागीदार ने लिखा, अगर तुम आज नहीं हो तो हम समझौता खो देंगे। करोड़पति ने पुराने प्रतिवर्त को सक्रिय होने की कोशिश करते महसूस किया। दौड़ने का वह आवेग, व्यापार को प्राथमिकता देने का, यह कहने का कि यह इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने प्रिया को देखा। वह क्लिनिक के कागज पर चित्र बना रही थी। फिर से 3 आकृतियां हाथ पकड़े हुए थीं, और इस बार पिताजी की आकृति ज्यादा नजदीक थी। करोड़पति समझ गया कि यही असली बातचीत थी। भागीदारों के साथ नहीं, बारारों के साथ नहीं, अपनी हद की सुसंगति के साथ। उसने होन उठाया, एक संक्षिप्त संदेश लिखा, मैं नहीं रहूंगा, पारिवारिक प्राथमिकता। उसने उसे भेज दिया। चैट में तत्काल सन्नाटा छा गया। फिर एक अविश्वासी जवाब, कब से? करोड़पति ने भौन में पर रख दिया, आज से। उसने यह भोर से नहीं कहा, लेकिन उसने इसे महसूस किया। मां उस हावभाव को देख रही थी। तुमने अभी अभी लाखों खो दिए, उसने शांति से कहा। करोड़पति ने उसे देखा। मैंने पहले ही 5 साल खो दिए थे, वह ज्यादा महंगा था। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके भाव में कुछ बदल गया। सम्मान। जब वे क्लिनिक से बाहर निकले तो हवा अलग लग रही थी, इसलिए नहीं कि समस्याएं हल हो गई थीं, बल्कि इसलिए कि दिशा बदल गई थी। वे कुछ मिनट तक चुपचाप चले। प्रिया दोनों का हाथ पकड़े हुए थी। एक अपूर्ण परिवार, लेकिन वास्तविक बनने की कोशिश कर रहा था। क्या आप तब रुकेंगे जब मां सर्जरी में होंगी? बच्ची ने पूछा। करोड़पति उसके सामने झुक गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मां उसे ध्यान से देख रही थी। वह जानती थी कि शब्द आसान थे, मुश्किल समय के साथ उन्हें बनाए रखना होगा, लेकिन उसने उस सुबह कुछ नया देखा था। उसने त्याग देखा था, उसने चुनाव देखा था, उसने सुसंगति देखी थी, और उसे आसानी से दिखावा नहीं किया जा सकता था। उस रात जब वे अपार्टमेंट लौट रहे थे, करोड़पति ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने कभी किसी निदेशक मंडल की बैठक में अनुभव नहीं किया था। डर, पैसा खोने का डर नहीं, सार्वजनिक रूप से असफल होने का डर नहीं, एक बार फिर पिता के रूप में विफल होने का डर। वह डर उसे लकवाग्रस्त नहीं कर रहा था, वह उसे आगे बढ़ा रहा था। वे कुछ साधारण सा रात का खाना खाने बैठे। प्रिया स्कूल के बारे में, एक दोस्त के बारे में, एक कहानी के बारे में उत्साहित होकर बात कर रही थी जो वह चाहती थी कि वह सुने। करोड़पति उसे पूर्ण ध्यान से सुन रहा था।
वह बाधित नहीं करता था, वह घड़ी नहीं देखता था, वह संदेश नहीं जांचता था। उपस्थिति। माँ रसोई से उसे देख रही थी। अभी भी दर्द था, खुले घाव थे, लेकिन कुछ अप्रत्याशित भी था, आशा। जब प्रिया सो गई तो अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। करोड़पति और माँ आमने सामने बैठे थे। यह अतीत को मिटाता नहीं है, उसने नरमी से कहा। मैं जानता हूं, और मैं तुम्हें अभी तक मान नहीं करती। उसने सिर हिलाया। मैं तुरंत मानी मांगने नहीं आया। उसने उसे तीव्रता से देखा, और मैं यह देखने आया था कि क्या तुम रुक सकते हो। करोड़पति ने गहरी सांस ली। मुझे इसे सही तरीके से करना नहीं आता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। उसमें ईमानदारी नई थी, बिना रणनीति के, बिना तैयार भाषण के, सिर्फ सच्चाई। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। तो कल से शुरू करते हैं। करोड़पति समझ गया कि पुनर्निर्माण एक घटना नहीं होगा, यह दिन ब दिन, चुनाव दर चुनाव एक प्रक्रिया होगी। और जब वह छोटे से कमरे को देख रहा था जहां प्रिया शांत सो रही थी, तो उसने समझा कि सबसे बड़ी दौलत जिसे उसने वर्षों से अनदेखा किया था कुछ ही कदमों पर थी, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। सर्जरी, रिकवरी, अनुकूलन और एक अंतिम परीक्षा जो उसके परिवर्तन को परखेगी, क्योंकि बाहरी दुनिया उसके बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। और जल्द ही उसे इस नई प्राथमिकता का उन लोगों के सामने बचाव करना होगा जिन्होंने कभी रुकने का मूल्य नहीं समझा था। सबसे मुश्किल लड़ाई अतीत के हिलान नहीं होगी, यह उसके खुद के पुराने संस्करण के हिला होगी, और वह लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। सर्जरी अगले हफ्ते के लिए निर्धारित की गई थी। 7 दिन जो दुनिया के लिए कम समय लगते थे, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अनंत काल थे जो अनुपस्थिति से जो नष्ट कर दिया था उसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। करोड़पति उस सहते अपने आलीशान घर नहीं लौटा। उसने बैठकें रद्द कर दी, निर्णय सौंप दिए, अपना कार्यक्रम पुनर्व्यवस्थित किया। उसके भागीदार चिंतित होने लगे। कुछ ने सीधे दोन किया, दूसरों ने अस्पष्ट संदेश भेजे। एक तो बिना बताए ही उस साधारण इमारत के सामने आ गया जहां वह अब ज्यादातर समय बिता रहा था। तुम क्या कर रहे हो? उस अविश्वासी भागीदार ने उससे पूछा, जबकि उसने आसपास के माहौल को स्पष्ट असहजता से देखा। करोड़पति ने बिना झिझके उसकी आंखों में देखा। जो मुझे वर्षों पहले करना चाहिए था। भागीदार ने तेवर चढ़ाए। तुम एक व्यक्तिगत स्थिति के लिए भारी निवेश को जोखिम में डाल रहे हो। करोड़पति ने गहरी सांस ली। पहले यह वाक्य उसे प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता। उसे चुनौती महसूस होती। वह अपनी स्थिति का आंकड़ों और तर्कों से बचाव करता, लेकिन अब उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी। यह एक व्यक्तिगत स्थिति नहीं है। उसने दृढ़ शांति से जवाब दिया, यह मेरी बेटी है। भागीदार कुछ सेकंड तक चुप रहा। तुमने कभी बेटी की बात नहीं की? करोड़पति ने उसकी आंखों में देखा। मैं उसके लिए कभी नहीं था। चुप्पी असहज थी। भागीदार ने अंतिम दबाव बनाने की कोशिश की। बार-बार इंतजार नहीं करता। अगर तुम यह अवसर खो देते हो तो शायद यह वापस न आए। करोड़पति ने अपार्टमेंट की खिड़की की ओर देखा जहां प्रिया पूर्ण एकाग्रता से चित्र बना रही थी। कुछ अवसर कभी वापस नहीं आते, उसने अंततः कहा। मैंने उसे एक बार पहले ही खो दिया था। भागीदार समझ गया कि वह अपना फैसला नहीं बदलेगा और चला गया। करोड़पति ने शांति से दरवाजा बंद कर दिया। यही असली परीक्षा थी। सर्जरी नहीं, पैसा नहीं, यह उस दुनिया के सामने अपने चुनाव को बनाए रखना था जिसने उसे हमेशा परिभाषित किया था। उस रात जब वह प्रिया को स्कूल के काम में मदद कर रहा था, बच्ची ने नजर उठाई। क्या आप तब चले जाएंगे जब मां अस्पताल में होंगी? करोड़पति ने पेंसिल मेज पर रख दी। नहीं, भले ही तुम्हें काम से पौन आए। प्रश्न मासूम था, लेकिन सटीक था। करोड़पति ने नरमी से मुस्कुराया। काम इंतजार कर सकता है। प्रिया ने सिर झुकाया। मां कहती हैं कि वयस्क कभी कभी ऐसा कहते हैं, लेकिन वे हमेशा इसे पूरा नहीं करते। करोड़पति को चुभन महसूस हुई। यह कोई आरोप नहीं था, यह अनुभव था। तो मुझे देखो, उसने कहा, और तुम तय करो कि मैं इसे पूरा करता हूं या नहीं। प्रिया ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, मानो वह ईमानदारी का मूल्यांकन कर रही हो, और फिर मुस्कुराई। मुझे आप पर विश्वास है। उस विश्वास ने उसे किसी भी व्यावसायिक दबाव से ज्यादा झकझोर दिया, क्योंकि यह नाजुक था और आसानी से टूट सकता था। दिन डॉक्टरी सलाहों, तैयारियों और साधारण क्षणों के बीच बीत गए। करोड़पति ने साधारण नाश्ता बनाना सीखा। उसने अतिरंजित स्वर में कहानियां पढ़ना सीखा। उसने घड़ी देखे बिना कहानियां सुनना सीखा। हर हाव भाव छोटा लगता था, लेकिन उसके लिए यह क्रांतिकारी था। मां सब कुछ सावधानी से देख रही थी। एक रात जब प्रिया सो रही थी, वे आमने सामने बैठे। मुझे नहीं लगा था कि तुम रुकोगे, उसने स्वीकार किया।
मुझे भी नहीं लगा था, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने उसे ध्यान से देखा। क्या बदल गया? करोड़पति को जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। मैंने पाया कि मैंने जो कुछ भी बनाया था उसका कोई मतलब नहीं था, अगर मुझे यह नहीं पता था कि मैं इसे किसके लिए बना रहा था। उसने नजरें झुका लीं। तुम हमेशा जीतना चाहते थे। उसने सिर हिलाया। लेकिन मुझे यह बात ही है समझ नहीं आया कि जीतना भी रुकना था। वह वाक्य हवा में निलंबित हो गया। सर्जरी आ गई। करोड़पति के उसे एक विशेष केंद्र में स्थानांतरित करने के फैसले के कारण अस्पताल आधुनिक था। मां बाहर से शांत थी, लेकिन उसके हाथ डर दिखा रहे थे। प्रिया ने करोड़पति का हाथ जोर से पकड़ा। उसे बहुत दर्द होगा। करोड़पति उसके बराबर आने के लिए झुक गया। डॉक्टर जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और मैं हर समय यहीं रहूंगा। मां ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसे देखा। कोई बड़े भाषण नहीं थे, सिर्फ इतिहास से भरी एक निगाह थी। उसे अकेला मत छोड़ना, उसने कहा। कभी नहीं, फिर से, उसने जवाब दिया। दरवाजा बंद हो गया। इंतजार शुरू हो गया। घंटे जो दिनों जैसे लग रहे थे। करोड़पति ने अपना फोन नहीं देखा, उसने ईमेल नहीं देखे, उसने संदेशों का जवाब नहीं दिया। वह प्रिया के बगल में बैठा रहा और उसे बिना झूठ बोले वह सब समझाता रहा जो वह कर सकता था। उसने उसे कहानियां सुनाई, सितारों के बारे में बताया। उसने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो वह अकेली नहीं रहेगी। इंतजार के बीच उसका होन लगातार कंपन किया। यह वही महत्वपूर्ण बातचीत थी जिसे उसने टाल दिया था। एक अंतिम संदेश आया। अंतिम अवसर, अपनी उपस्थिति अभी पुष्टि करो। करोड़पति ने स्क्रीन देखी। वह फैसला न सिर्फ उसके करियर को परिभाषित करेगा, बल्कि उसकी सुसंगति को भी। उसने प्रिया को देखा। बच्ची उसके कंधे पर सिर टिकाए बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। करोड़पति ने जोन फिर से बंद कर दिया। कोई नाटक नहीं, कोई संदेह नहीं, सिर्फ चुनाव। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। सर्जरी सफल रही। प्रिया करोड़पति की बाहों में कूद पड़ी। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। करोड़पति को ऐसे आंसू आए जिन्हें वह रोक नहीं पाया। वे अपराध बोध के आंसू नहीं थे, वे राहत के आंसू थे। मां रिकवरी में चली गई। जब वे अंततः उसे देख पाए तो करोड़पति ने उसका हाथ थामा। सब ठीक हो गया, उसने फुसफुसाया। उसने धीरे से आंखें खोली, उसे देखा, और सालों में पहली बार उसने दूरी नहीं देखी, उसने उपस्थिति देखी। कुछ दिनों बाद जब वह घर पर ठीक हो रही थी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। अपार्टमेंट में एक पत्र आया। यह उसके मुख्य भागीदारों में से एक की ओर से था। उसमें लिखा था कि उसकी अनुपस्थिति के बावजूद उन्होंने समझौते को बनाए रखने का फैसला किया, कि परिवार के प्रति उसकी स्थिति ने अप्रत्याशित सम्मान पैदा किया था, कि यहां तक कि निवेशक भी स्पष्ट सिद्धांतों वाले नेताओं को महत्व देते थे। करोड़पति ने चुपचाप पत्र पढ़ा। उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कुछ गहरा समझा। जब तुम सही चुनते हो तो दुनिया को समझने में समय लग सकता है, लेकिन अंततः वह उसका सम्मान करती है। प्रिया पास आई। यह काम से है। उसने सिर हिलाया। वे तुम्हें डांटेंगे। करोड़पति मुस्कुराया। नहीं, इस बार। बच्ची ने उसे गले लगा लिया। तो फिर आप जीत गए। करोड़पति ने उसे कोमलता से देखा। हां, लेकिन काम के लिए नहीं। उसने उत्सुकता से तेवर चढ़ाए। तो फिर क्यों? उसने उसे दृढ़ता और नरमी से एक साथ थामा। क्योंकि मैं रुका रहा। प्रिया मुस्कुराई जैसे वह जवाब काछी था, और वह था। उस रात जब वे तीनों एक छोटी लेकिन बातचीत से भरी मेज पर एक साथ रात का खाना खा रहे थे, करोड़पति समझ गया कि परिवर्तन एक अकेली घटना नहीं था, यह एक दैनिक निर्णय था। उसने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली थी, बुद्ध को एक पिता के रूप में चुनना। लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। सिर्फ रुकना काई नहीं था, निर्माण करना था। और उस छोटे से अपार्टमेंट में बच्चों के चित्रों और शेल्फ पर व्यवस्थित दवाओं के बीच करोड़पति को पता चला कि असली दौलत उसके बैंक खातों में नहीं थी, वह एक बच्ची के विश्वास में थी, जिसने उस पर विश्वास करने का फैसला किया था, और उस विश्वास को अब उसे अपनी पूरी ताकत से बचाना था। अगले महीने सही नहीं थे। कोई जादुई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई तत्काल सुलह नहीं हुई, कोई परिकथा जैसा जीवन नहीं था। वास्तविकता थी, अनुकूलन था, असहज बातचीत थी, ऐसी यादें थीं जो दर्द देती थीं, लेकिन सबसे बढ़कर उपस्थिति थी। प्रिया की मां धीरे धीरे ठीक हुई। सर्जरी सफल रही थी, लेकिन प्रक्रिया में धैर्य की जरूरत थी। करोड़पति ने सार्वजनिक रूप से घोषणा किए बिना अपनी जिंदगी को पुनर्गठित किया। उसने यात्राएं कम कर दी, रणनीतिक कार्य सौंप दिए, उन आयोजनों में जाना छोड़ दिया जिन्हें वह पहले अपरिहार्य मानता था। उसके भागीदारों ने बदलाव देखा। कुछ दूर हो गए, कुछ हैरान हुए, कुछ ने उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया।
क्योंकि जब एक नेता अपनी प्राथमिकताएं बदलता है तो आसपास कुछ बदलता है। लेकिन सबसे गहरा बदलाव व्यावसायिक दुनिया में नहीं हुआ। यह उस छोटे से अपार्टमेंट में हुआ जहां हर शाम प्रिया दरवाजे की ओर दौड़ती थी जब वह उसके कदमों की आवाज सुनती थी। पापा आ गए। वह वाक्य उसकी जिंदगी की सबसे मूल्यवान ध्वनि बन गया। करोड़पति ने ऐसी बातें सीखीं जिन्हें उसने कभी करला के आसानामता का महत्वपूर्ण नहीं समझा था। उसने सीखा कि एक स्कूल का काम एक बोर्ड मीटिंग से ज्यादा जरूरी हो सकता है, कि 5 बार दोहराई गई कहानी सुनना एक व्याख्यान से ज्यादा प्रभावशाली होता है, कि एक सहज गले लगाना सालों की दूरी को ठीक कर सकता है। उसने बिना कार्यक्रम के रहना सीखा, बिना घड़ी के रहना सीखा, बिना बाधित किए सुनना सीखा। एक शाम जब प्रिया मेज पर चित्र बना रही थी, उसने नजर उठाई। क्या आपको याद है जब आपने मुझे रेस्तरां में अपने साथ बैठने दिया था? करोड़पति मुस्कुराया। हाँ, मुझे पहले ही पता था कि तुम वही हो। करोड़पति ने सिर झुकाया। कैसे? प्रिया ने बच्चों जैसी सहजता से कंधे उचकाए। क्योंकि आप उदास दिख रहे थे और माँ कहती हैं कि उदास लोगों को कभी कभी सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें सच में देखे। करोड़पति ने अपने गले में एक गांठ महसूस की। वर्षों से किसी ने उसे सच में नहीं देखा था। लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी, उसे जरूरत थी, उसका सम्मान किया था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा था। उस बच्ची ने देखा और इसने सब कुछ बदल दिया। समय के साथ करोड़पति ने कुछ और बसला किया। वह सिर्फ अपने घर के भीतर से मदद नहीं करना चाहता था, वह जो कुछ सीखा था उसे कुछ बड़ा बनाना चाहता था। उसने अनुपस्थित पिताओं के लिए कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना शुरू कर दिया। उसने उन पुरुषों के लिए मार्गदर्शन स्थान बनाए जिन्होंने परिवार पर काम को प्राथमिकता दी थी। उसने बिना संसाधनों वाली माताओं की देखभाल करने वाले सार्वजनिक क्लिनिकों में निवेश किया। लेकिन इस बार उसने ऐसा छवि के लिए नहीं किया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, उसके नाम की कोई पट्टिका नहीं थी। मौन कार्य था। एक रात जब वे तीनों पास के एक पार्क में चल रहे थे, प्रिया ने दोनों का हाथ थामा। अब हम सच में एक परिवार हैं। माँ और करोड़पति ने एक दूसरे को देखा। निशान थे, इतिहास था, गलतियां थीं, लेकिन फैसला भी था। उसने जवाब दिया, क्योंकि अब हम हर दिन एक दूसरे को चुनते हैं। प्रिया संतुष्ट होकर मुस्कुराई। करोड़पति ने कुछ जरूरी समझा। पिता होना एक उपाधि नहीं थी, यह एक दैनिक अभ्यास था। यह एक घटना नहीं थी, यह निरंतरता थी। एक दोपहर जब वे एक ज्यादा विशाल, आलीशान नहीं बल्कि आरामदायक जगह पर जाने के लिए बक्से व्यवस्थित कर रहे थे, प्रिया को अपनी पुरानी ड्राइंग मिली जिसमें 3 आकृतियां हाथ पकड़े हुए थीं। उसने उसे गर्व से थामा। देखो, उसने कहा, अब यह सच में वैसा दिखता है। करोड़पति ने ड्राइंग देखी। पिताजी की आकृति अब दूर नहीं थी, वह केंद्र में थी, दोनों हाथ दृढ़ता से पकड़े हुए। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। प्रिया ने कोमलता से तेवर चढ़ाए। मैंने विश्वास नहीं किया, मैं जानती थी। वह बच्चों जैसी निश्चितता उसके लिए सबसे बड़ा उपहार थी। समय के साथ अपार्टमेंट पीछे छूट गया। शर्म के कारण नहीं, अस्वीकृति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि अब वे एक साथ बढ़ सकते थे। नए घर में कोई अतिरेक नहीं था, उसमें संतुलन था। करोड़पति अभी भी सफल था, लेकिन अब वह जुनूनी नहीं था। उसने अनावश्यक बैठकों को ना कहना सीख लिया था। उसने सीखा था कि पैसा एक उपकरण है, पहचान नहीं। उसने सीखा था कि अनुपस्थिति किसी भी वित्तीय नुकसान से ज्यादा महंगी होती है। एक रात जब प्रिया सो रही थी, मां करोड़पति के पास आई। जानते हो क्या बात थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया? उसने पूछा। क्या? कि जब तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुमने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की? करोड़पति ने गहरी सांस ली, क्योंकि कोई बचाव संभव नहीं था। उसने सिर हिलाया और यही वह बात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। विनम्रता कमजोरी नहीं थी, वह परिपक्वता थी। करोड़पति समझ गया कि असली नेतृत्व बोर्डरूम में नहीं होता, यह अंतरंग फासलों में होता है। तब रुकने में होता है जब जाना ज्यादा आसान हो, तब सुनने में होता है जब अनदेखा करना ज्यादा आरामदायक हो, तब स्वीकार करने में होता है जब सही ठहराना लुभावना हो। सालों बाद जब प्रिया बड़ी हो गई थी, एक शिक्षिका ने उससे कहा कि वह अपनी जिंदगी में उस व्यक्ति के बारे में एक निबंध लिखे जिसने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया था। प्रिया ने लिखा, मेरे पिताजी ने मुझे हैरान किया क्योंकि उन्होंने रुकने का फैसला किया। उन्होंने पैसे की बात नहीं की, उन्होंने कंपनियों की बात नहीं की, उन्होंने उपहारों की बात नहीं की, उन्होंने उपस्थिति की बात की। जब करोड़पति ने वे पंक्तियां पढ़ीं तो उसने समझा कि उसकी सबसे बड़ी विरासत इमारतें या निवेश नहीं होंगे, बल्कि वह वाक्य होगा, उन्होंने रुकने का फैसला किया। कभी कभी हमें लगता है कि सफलता को हम जो जमा करते हैं, जो हासिल करते हैं, जो दुनिया को दिखाते हैं,
उसमें मापा जाता है। लेकिन हिंदगी चुपचाप हमें अलग तरीके से आंकती है। वह हमसे पूछती है, क्या तुम तब थे जब किसी को तुम्हारी जरूरत थी? तुमने तब रुकने का चुनाव किया जब यह असहज था? क्या तुमने अपने आसपास के लोगों को सच में देखा? इस कहानी के करोड़पति के पास सब कुछ था, सिवाय सबसे महत्वपूर्ण चीज के। और यह एक भूखी और आशावादी बच्ची द्वारा पूछा गया एक साधारण प्रश्न था, जिसने उसे जगाया। पिताजी, क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकती हूँ? वह प्रश्न सिर्फ भोजन के बारे में नहीं था, वह साथ, उपस्थिति, प्यार के बारे में था। क्योंकि अंततः हम यह याद नहीं रखते कि हमने कितना कमाया, हम यह याद रखते हैं कि कौन साथ था। अगर आज तुम्हारे पास रुकने का अवसर है तो ऐसा करो। अगर तुम फोन कर सकते हो तो फोन करो। अगर तुम सुन सकते हो तो सुनो। क्योंकि समय वापस नहीं आता, लेकिन फैसले भविष्य बदल सकते हैं। और कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा कार्य वादा करना नहीं होता, यह रुकना होता है।